संगठन कितने प्रकार के होते हैं? आप मुझे ये बताइए कि जो मध्य प्रदेश की राजनीति है उसमें जाति की भूमिका को आप किस प्रकार से देखते हैं? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो किस वक्तव्य को बैलेंस शीट कहते हैं? कम इन। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते, आइए बैठिए अनुराग। थैंक यू सर। सहज महसूस कर रहे हैं? जी सर। बातचीत हिंदी में ही करना चाहेंगे ना? जी सर। ठीक है। बताइए, आप प्रशासक क्यों बनना चाहते हैं? सर इसके पीछे मेन दो रीज़न है। सबसे पहले तो एक प्रशासन एक ऐसा डाइवर्सिफाई फील्ड है जो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें आप अपने विज़न के साथ जाके और धरातल पर अपने विज़न को लागू कर सकते हैं। दूसरा सर, जो मेरा व्यक्तित्व है वो मुझे लगता है कि मेरी क्वालिटीज़ में एक को स्वयं को प्रशासक के रूप में उपयुक्त पाता। हर इंसान में कुछ खूबियां होती हैं, कुछ खामियां भी होती हैं। जी कुछ सर। स्ट्रेंथ होते हैं, कुछ वीकनेसेस। आपके अंदर क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या खामियां हैं? सर यदि मैं अपनी क्वालिटीज़ की बात करूं तो मेरे अंदर सर एक तो डिसीजन मेकिंग की पावर, लीडरशिप की क्वालिटी और सर स्मार्ट वर्किंग और डिसिप्लिन मुझे लगता है मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं। सर यदि खामियों की बात करें तो एक तो सर मैं आर्ट एक्टिविटीज़ में कमज़ोर हूं, जैसे डांस और गाना वगैरह में कमज़ोर हूं थोड़ा। और सर मैं फूडी नेचर है तो मुझे लगता है वो मेरा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फूडी नेचर का मतलब कि बहुत जोश में दबा के खा लेते हैं। जी सर, मेरा थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ खाने में। तो लेकिन देश के जो सर्वोच्च प्रशासक है वो तो कहते हैं ना मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा, और आप खाने में इतने माहिर हैं। सर वो खाऊंगा खाना खाने दूंगा भ्रष्टाचार के सेंस में है, मेरा खाने के सेंस में है। तो वही तो मेरा इशारा इसी बात का है कि सिर्फ भोजन तक ही सीमित है कि ये व्यापक हो सकता है? भोजन तक ही सीमित है, फूडी नेचर मेरा भोजन तक। अच्छा, ठीक है। आपने कॉमर्स पढ़ा है? जी सर। अच्छा, ये बताएं कि किसी भी समाज में औद्योगिक विकास के लिए सामाजिक कारण कौन कौन से जिम्मेवार होते हैं? सर औद्योगिक विकास के लिए सामाजिक कारकों में सबसे पहले तो शिक्षा, समाज का शिक्षा और कौशल का स्तर कितना कौन से लेवल पे है। और दूसरा स्वास्थ्य, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य से एक उचित मानव संसाधन का निर्माण होता है। और तीसरा सर जागरूकता का स्तर कि समाज किस जागरूक लेवल पे है। चौथा समाज की पृष्ठभूमि कि समाज का भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ही उसके बाकी। जैसे गुजरात की जनसंख्या मध्य प्रदेश से कम है, भौगोलिक क्षेत्र भी कम है, संसाधन भी कम है, लेकिन वहाँ के लोग बड़े उद्यमी हैं। जी सर। राजस्थान का भी पश्चिमी इलाका है, बहुत उर्वर नहीं है, रेगिस्तान है, लेकिन उधर पश्चिमी राजस्थान के लोग बड़े उद्यमी हैं। जी सर। और बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, कुल आयात निर्यात व्यापार में उनकी बड़ी भूमिका है। जी और सर। मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी है, इतना प्रकृति ने इतने सारे संसाधन दे रखे हैं, यहाँ उद्यमिता कम है, तो ऐसा क्यों है? सर इसके पीछे कई कारण हैं। पहला तो एक भौगोलिक कारण कि जो गुजरात है वो एक तटीय राज्य है तो वहाँ पे एक्सपोर्ट में आसानी होती है। मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक्ड राज्य है। दूसरा सर यदि मैं बात करूँ तो सर जो ऐतिहासिक कारण है कि गुजरात और राजस्थान में जो उद्यमिता, मतलब एक उद्यमिता का माहौल है औपनिवेशिक काल में भी यदि देखा जाए तो वहाँ मध्य प्रदेश की तुलना में अधिक रहा है। तीसरा क्योंकि सूरत में भी अंग्रेजों ने कुटी स्थापित की थी। तीसरा सर कारण बताऊं तो सर सांस्कृतिक कारण भी है कि मध्य प्रदेश की जो जनता है वो साक्षरता और जागरूकता में अपेक्षाकृत गुजरात और राजस्थान से कुछ हद तक पीछे है। और मध्य प्रदेश में एक पितृ सत्तात्मक समाज का ग्रामीण क्षेत्रों में, बुंदेलखंड में या फिर जनजातीय क्षेत्रों में मातृ सत्तात्मक समाज भी अधिक देखी जाती है, पर वहाँ पे औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है सर। देखिए, लैंडलॉक तो उत्तर प्रदेश भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश से बहुत सारे विश्व स्तरीय उद्यमी निकले हैं, अभी भी सक्रिय हैं। लैंडलॉक मध्य प्रदेश भी है, बल्कि आप देखें कि समुद्र तट रेखा से मध्य प्रदेश की दूरी कम है। जी सर। सूरत से तो बहुत दूर नहीं है। जी सर। नहीं, अलीराजपुर बगल में ही एक तरह से। सर इसके पीछे एक प्राकृतिक कारण भी है कि मध्य प्रदेश में यदि उद्योगों की बात करें तो खनिज आधारित उद्योगों की संभावना कम है, क्योंकि खनिज प्रधान उस हद तक नहीं है। दूसरा सर जो जल की उपलब्धता है जो अवसंरचना उद्योगों के लिए आवश्यक होती है वो बुंदेलखंड एक सूखा क्षेत्र माना जाता है तो वहाँ पे कम है। साथ ही सर मुझे लगता है मध्य प्रदेश में एक समावेशी विकास उस हद तक नहीं हो पाया है, केवल कुछ क्षेत्रों को छोड़ के, जैसे इंदौर भोपाल को छोड़ के, जैसे बुंदेली राज्य या पूर्वी राज्यों में, पूर्वी क्षेत्र में उद्योगों की उतनी संभावनाएं अभी नहीं है। सरकार प्रयास कर रही है सर। अच्छा, ये बताएं कि जो नाना प्रकार के कारोबारी संस्थाएं, संगठन होते हैं, आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े होंगे। जी सर। उसमें से कौन किस तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन
और कारोबार के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? सॉरी सर, मैं समझ नहीं पाया। आपने बहुत तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कारोबारी संगठन के बारे में कॉमर्स में पढ़ा जी होगा। कौन कौन से पढ़े हैं पहले ये तो बता दीजिए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन संगठन कितने प्रकार के होते हैं? कारोबारी संगठन सॉरी सर, मैं भी recall जैसे नहीं एक कर पा एकल उद्यम होता है जिसका मालिक एक आदमी हो। रहा। जी सर। पार्टनरशिप फर्म होती है जिसके जी सर। मालिकों की संख्या 2 से सामान्यतः 10 तक हो, लेकिन कभी कभी 50 तक भी हो सकती जी है। सर। फिर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है। जी सर। फिर एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी भी होता है। इस तरह के संगठन होते हैं ना। जी सर। कौन सा संगठन कारोबार के लिए सबसे उपयुक्त होता है? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी। ऐसा इस पर ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, आपने अकाउंटिंग तो पढ़ी होगी। ये बताइए कि बैलेंस शीट किसी भी कंपनी का किस चीज़ को कहते हैं, किस वक्तव्य को बैलेंस शीट कहते हैं? जो कंपनी के वही खाते होते हैं, वार्षिक खाते होते हैं, उनमें जो तलपट बनता है उसको सर बैलेंस शीट। तो उसमें क्या दिखाया जाता है? उसमें कंपनी के वार्षिक आय जो व्यय हुए हैं कंपनी के, उनको दिखाया जाता है, उनको दर्शाया जाता है। बैलेंस शीट में इनकम और एक्सपेंडिचर होता है या और कुछ दूसरी चीज़ होती है? सर इसमें 3 खाते होते हैं, रियल, नॉमिनल और जो बिजनेस अकाउंट्स होते हैं। इन तीनों में जो आय व्यय होते हैं उनको दर्शाया जाता है। अच्छा, मान लीजिए कल्पना करिए कि किसी कंपनी के बैलेंस शीट में दिख रहा है कि आमदनी उसकी 100 रुपये है और खर्चा 107 रुपया है या 110 रुपया है। जी। तो उस तुलन पत्र को ये कैसा तुलन पत्र कहेंगे? स्वस्थ है कि स्वस्थ नहीं है? स्वस्थ नहीं होगा सर वो, क्योंकि वो बैलेंस नहीं हो रहा है। तो उसका कोई लाक्षणिक नाम है ऐसे तुलन पत्र का जिसमें खर्चे ज़्यादा दिखते हो आमदनी से? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी। चलिए कोई बात नहीं है। अनुराग, धन्यवाद। अनुराग जी, जी मैम। आपने भरहुत शैली या भरहुत मूर्ति कला का नाम सुना है? भरहुत मूर्ति, जी मैम। क्या होता है? मैम भरहुत स्थान पता है, भरहुत मूर्ति की वास्तुकला के ठीक बारे है, में। स्थान के बारे में बता दीजिए। भरहुत ये रायसेन में है, जो मौर्य काल में राजा अशोक के द्वारा निर्मित कराया गया था, और ये मौर्यकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है। ठीक है, क्या विशेषताएं होती हैं इस स्थापत्य कला की? सॉरी मैम, इसके बारे में। अच्छा, कोई बात नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि जो मध्य प्रदेश की राजनीति है उसमें जाति की भूमिका को आप किस प्रकार से देखते हैं? मैम मध्य प्रदेश की राजनीति में भी जाति की पर्याप्त भूमिका है। जैसे कि मैम मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो मेरे क्षेत्र में यादव, लोधी ये जाति थोड़ी अधिक पाई जाती हैं अन्य जातियों की तुलना में। तो सीट देने में भी और बाकी क्षेत्रों में भी इन जातियों का प्रभाव राजनीति में देखा जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रभाव आपने बताया, ये प्रभाव तो सामान्य तौर पर पूरे भारत में व्याप्त है। भारत में, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को से कोई इनकार नहीं करता। जी मैम। ये बताइए कि जनजातीय समाज भी है मध्य प्रदेश में, तो क्या उस जनजातीय समाज को अपना प्रतिनिधित्व ये जो भी दल यहाँ पर राजनीतिक दल काम कर रहे हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में मिल गया है? मैम अभी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला है। इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है विधानसभा और राज्यसभा में। कितनी? मैम विधानसभा में, मध्य प्रदेश की विधानसभा में 20% आरक्षण है। ठीक है। जी मैम। जनजातियों के लिए? जी मैम। ठीक है। और लोकसभा में 47 सीटें आरक्षित हैं। 47 सीट। 47। ठीक है, तो अभी जो कैबिनेट है मध्य प्रदेश में उसमें जनजातियों से कितने मंत्री हैं? सॉरी मैम, आपको आइडिया नहीं है? कोई बात नहीं। जनजातीय विभाग कोई है जिसके कोई मंत्री हो? जनजातीय कार्य विभाग या जनजातियों के लिए कोई स्पेशल विभाग है, लेकिन उनके मंत्री का मैं नाम नहीं याद कर पा रहे। कोई बात नहीं। तो ये बताइए अनुराग जी कि जनजातियों को जितना रिजर्वेशन के बाद भी जितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो अभी मिल नहीं पाया है। जी मैम। मंत्री भी उतने उस तरीके से नहीं दिख रहे हैं कि वो आपको तुरंत याद आ जाएं या आपके जहन में रहें। उसके बाद भी यहाँ पर कोई क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है जो इस तरीके के दलों को रिप्रेजेंटेशन दे सके। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मैम कुछ समय पहले तक ये था, देखा जाता था कि उतना प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन अभी जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, उसमें कांग्रेस और बीजेपी के अलावा एक जो सीट, एकमात्र सीट जीती है वो जनजातीय आदिवासी मोर्चा संघ ने ही जीती है। उसमें एक सदस्य उनके आए हैं। ठीक है मैम, इसमें कुछ सामाजिक कारण भी हैं, राजनीतिक कारण भी है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जनजातीय क्षेत्र भी राजनीतिक रूप से जागरूक हो रहा है। ठीक है, तो ये जो चुनाव अभी लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, ये कौन सी लोकसभा के चुनाव हैं? मैम ये 17वीं लोकसभा। 17वीं लोकसभा के। ये बताइए कि इसमें आपके स्टेट से कांग्रेस और भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के अलावा क्या कोई अन्य राजनीतिक दल प्रतिभाग कर रहे हैं? यस मैम, जो विपक्ष का इंडिया गठबंधन है उसमें से कुछ दल हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, उनने भी कुछ कैंडिडेट खड़े किए हैं अपने। ठीक है।
बहुजन समाज पार्टी भी मध्य प्रदेश में चुनाव में भाग लेती रही है। जी क्या यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के लोग कभी जीते हैं, कोई विधायक या सांसद हुए हैं? सॉरी मैम, इसकी आप जानकारी याद नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। ये बताइए कि आपको क्रिकेट पर्यटन स्थलों का भ्रमण करना पसंद है, आपने मध्य प्रदेश के बाहर पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया है? जी मैम, मैं लास्ट ईयर ही केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा चार धाम यात्रा करके आप आए हैं। जी वहाँ पर पहाड़ के लोग ये आरोप लगाते हैं कि विकास करने और पर्यटकों के लिए चीज़ें सुगम करने के क्रम में काफ़ी क्षति पहाड़ों को पहुंचाई जा रही है। क्या आप इससे सहमत हैं? मैम, कुछ हद तक देखा जा सकता है कि जो समावेशी विकास की संकल्पना है वो पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हो पाती कुछ है ऐसी पहाड़ी क्षेत्र आपदाओं में। के आप नाम सिर्फ बता सकते हैं जो आई हो, जो इन्हीं डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की वजह से पहाड़ के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा हो? जी मैम, 2013 में जो उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, ठीक उसके है। बाद जो जोशीमठ का संकट आया है, ठीक है। उसमें भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की भूमिका देखी जा रही है मैम। और जो पिछले साल 2021 में चमोली में जो बाढ़ आई थी, उसमें भी इन्हीं की भूमिका। ठीक, थैंक यू सर। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? सर 24 अप्रैल को मनाया गया। क्यों? 24 अप्रैल को पंचायती राज अधिनियम जो आया था उसको पूर्ण रूप से लागू किया गया। ठीक है। किस वर्ष आया था ये? सर 1992 में अधिनियम आया था, इसको 1993 में लागू किया था, 24 अप्रैल 1990। ठीक है। अगर हम पंचायतों में पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की हम बात करते हैं, जी सर। इसके प्रथम साक्ष्य हमें भारतीय इतिहास में कहाँ देखने को मिलते हैं? सर इसके प्रथम साक्ष्य चोल साम्राज्य में जो स्थानीय स्वशासन की भूमिका थी वहाँ पे देखने को। ठीक है। क्या ब्रिटिश कार्यकाल में भी इसके संबंध में कुछ काम हुआ था? जो रिपन को स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड रिपन को जो गवर्नर जनरल थे उनको स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है। 1882 जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, उन्होंने स्थानीय स्वशासन के लिए प्रथम प्रयास किया था। ठीक है। अनुराग, पंचायतों को एम्पावर करने के लिए और उनको और ज़्यादा सक्षम बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कई पॉलिसी इंटरवेंशंस किए, जिनमें से एक है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। जी सर। क्या है ये? सर ये बेहतर ई गवर्नेंस के क्षेत्र में जहाँ सरकार आगे बढ़ रही कुछ है। विशेषताएं बताइए इस प्रोग्राम के बारे में। सॉरी सर, मुझे पार्टिकुलर इस प्रोग्राम की पर्टिकुलर्स नहीं पता है। ठीक है। GEM पोर्टल के बारे में सुना है आपने? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जी सर। क्या होता है ये? सर जो गवर्नमेंट टेंडर जारी करती है उसके लिए इस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। सरकार इन दोनों के इंटीग्रेशन के बारे में बात करती है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और ग्राम ई स्वराज पोर्टल को इंटीग्रेट करने की बात करती है। इससे क्या फ़ायदा देख पाते हैं आप? सर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि जो ग्रामीण पंचायती क्षेत्रों में जो निविदा के लिए जारी की जाएंगी उसमें पारदर्शिता रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुँच इसमें उपलब्ध हो सकेगी, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो आपको लगता है कि ज़मीनी स्तर पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है और पंचायतें सच में डिजिटल हो पाई हैं? सर पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते, पर कुछ हद तक मुझे लगता है पंचायतों में भी डिजिटलाइजेशन का काम बढ़ा है। जैसे कि पंचायतों में भी आप अपने लेवल पे एक पोर्टल है, मैं अभी उसको नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, और 2012 में धार में भी सर ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल स्टार्ट किया गया था पंचायती राज्यों के लिए। तो मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं प्रयास चल रहा है उस क्षेत्र में। ठीक है। अनुराग, मेरी संपत्ति मेरा हक, ये किस योजना की टैगलाइन है? सर मैं गैस कर सकता हूँ। करिए। सर जो स्वामित्व योजना है। बिल्कुल ठीक गैस कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताइए इस योजना के बारे में। सर इसमें लोगों को, मतलब जो ग्रामीण लोग हैं कृषि, उनको उनकी कृषि का हक, मतलब कृषि का हक देने के लिए, कृषि की भूमि जमीन जो है उसका हक देने के लिए गवर्नमेंट ये योजना, केंद्र सरकार ये योजना लेके आई। कब आई थी ये योजना? सर एग्जैक्ट मुझे टाइम याद नहीं है। ठीक है। आपने नरेगा कानून के बारे में सुना है? जी सर। क्या है ये? सर महात्मा नरेगा कानून, जिसको बाद में मनरेगा बोलते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है। ये 2006 में आई थी। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है। ये 100 दिन का रोजगार राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होता है या राज्यों के स्तर पर इसमें डिफरेंस भी हो सकता है? तो राज्यों के स्तर पर डिफरेंस हो सकता है। उसमें जो कुछ विशेष राज्य हैं उनमें जो इसमें सहयोग रहता है, जैसे अनुपात रहता है केंद्र राज्य की मदद का, वो भी अलग हो सकता है। ठीक है। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, इस योजना के अंतर्गत किस किस्म के काम किए जाते हैं? सर जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में सड़क निर्माण, गड्ढे खोदना, कुएं का निर्माण, बावड़ियों का निर्माण, ये कुछ कार्य किए जाते हैं। ठीक है।
अनुराग, अभी यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन है? माननीय ऋषि सुनक जी हैं। अच्छा, उनका भारत से क्या संबंध है? जो विप्रो के संस्थापक हैं, उनकी बेटी का विप्रो के अभी जो अजीज प्रेम जी हैं, उनकी बेटी का विवाह अजीम प्रेम जी की बेटी का शादी? नहीं सर, सॉरी सर, मैं अभी नाम याद नहीं, सुधा मूर्ति जी जो हैं, उनकी बेटी का विवाह उनसे हुआ है। सुधा मूर्ति का संबंध किस कंपनी के मालिक से है? सॉरी सर, मैं गलत बोला था अभी, इन्फोसिस कंपनी से। इन्फोसिस। जी। तो एक संबंध ये है कि वो सुधा मूर्ति के दामाद दामाद हैं, और कोई संबंध? सर वो भारतीय मूल के भी हैं, ऋषि हाँ, सुनक। भारतीय मूल के कैसे माने जाते हैं? सॉरी सर, इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं, पर उनके माता पिता में से किसी एक का जन्म यदि भारत में हुआ तो उनको भारतीय मूल का माना जाता है। तो उनके माता पिता का जन्म हुआ था भारत में? हुआ होगा सर, तभी उन्हें भारतीय मूल का कहते अच्छा, ये बताएं कि प्रवासी भारतीय समारोह का आयोजन पिछले वर्ष कहाँ किया गया था? हैं। सर इंदौर में ही आयोजित किया गया। इंदौर में ही किया गया था। कौन थे मुख्य अतिथि? सर सूरीनाम के राष्ट्रपति जी थे, चंद्रिका जी, जहाँ तक मैं अभी रिकॉल कर पा रहा हूँ नाम, उनको मुख्य अतिथि बनाया गया। अगला प्रवासी भारतीय समारोह कहाँ होगा? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी। कब होगा? सर अगले वर्ष 9 और 10 जनवरी में आयोजित होता है। अच्छा, अगले वर्ष होगा, मतलब 2025 में होगा? जी सर, जहाँ तक 24 में हुआ कि नहीं कहीं? सॉरी सर, मैं भी इसके बारे में एक चेक जानकारी। अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है अनुराग, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आइए अनुराग, बैठिए। थैंक यू सर। 23 अप्रैल को इंटरव्यू है, आज 16 तारीख है, जी सर। तो मोटे तौर पर आपके पास 4 ही दिन या 6 दिन मैक्सिमम आप मान के चलें। उन 6 दिनों में क्या लग रहा है, कुछ करना पड़ेगा? जी सर, अभी क्या करना पड़ेगा? ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग। हाँ, चूँकि आपके बायोडाटा को देखने के बाद लग रहा है कि भाई आपने ज़िंदगी में अभी तक जो काम किया हुआ है बीकॉम पढ़ना। इंटर में भी शायद कॉमर्स रहा होगा, 11th-12th में? नहीं सर, 11th-12th मैथ्स के साथ, और बीकॉम प्राइवेट किया है सर मैंने, उसके साथ साथ पीएससी की तैयारी की है। ओके, मतलब बीकॉम ऐसे ही कर लिया अनबने भाव से? नहीं सर, मैं मतलब जी सर उसके सीए कर रहा था सर, मैं पहले आईपीसीसी में गया था। अच्छा। लेकिन सर मैं बीकॉम कॉमर्स सब्जेक्ट में कंफर्टेबल नहीं था, तो फिर मैं पीएससी लाइन में आया था सर। तो लेकिन बीकॉम चालू कर चुका था, फर्स्ट ईयर हो गया था सर मेरा, तो फिर मैंने उसको कंटिन्यू रखा और पीएससी की तैयारी की सर। ओके, ठीक है, लेकिन फिर भी अब उनके पास सवाल तो पूछने का बनता है, तो थोड़ा बहुत कॉमर्स पढ़ लीजिए। 5-7 दिन का जो वक्त है उसमें 1-1.5 दिन लगा दीजिए। कहाँ से पढ़िएगा? सर मेरे पास सब बुक्स हैं जो जिनसे मैंने कॉलेज में किया है। हाँ, तो थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिए। जी सर। देखिए, वो सामान्यतः क्या पूछते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से पूछ सकते हैं, कमर्शियल लॉ से भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं। तो जिस ज़माने में आप बीकॉम कर रहे थे उस ज़माने सेल ऑफ गुड्स एक्ट वगैरह पढ़ना होता था। अब तो खैर जीएसटी एक्ट आ गया है, तो जीएसटी एक्ट ही पूछ सकते हैं, है ना। और वैल्यू एडिशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पूछ सकते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडिशन, नेट वैल्यू एडिशन में डिफरेंस क्या है, तो ये सब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, चूँकि कॉस्ट अकाउंटेंसी आपको पढ़नी होती है ना, जी सर। तो वो सब पूछ सकते हैं। और कंपनी का जनरल कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसे नापते हैं, और एबिटा वगैरह आपको पता है कि नहीं पता है? कंपनियों का एबिटा चर्चा करते रहते हैं ना लोग, अखबार में आता है रिपोर्ट। बल्कि आप ये भी कर सकते हैं कि पेपर में रिपोर्ट आता रहता है, कोई किसी का एक बैलेंस शीट डिस्क्लोजर किसी कंपनी का निकला हो तो उसी को क्लोजली वॉच करिए, उसके किताब की मदद से उसको समझने की कोशिश करिए। डेप्रिसिएशन क्या होता है, कैपिटल लॉस क्या होता है, ये सब भी कॉस्ट कैलकुलेशन में इम्पॉर्टेंट है। जी सर। और CIT जो लगता है कंपनियों के प्रॉफिट पर, उसका बेस क्या होता है, मतलब किस रकम पे लगाते हैं CIT। जी सर। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है, पैट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT क्या होता है, ये सब पूछ सकते हैं आपसे। जी सर। तो फिर कंपनी एक्ट 2013 के जो की प्रोविजंस हैं वो पूछ सकते हैं। बॉटम लाइन क्या होता है किसी कंपनी का, ट्रिपल बॉटम लाइन क्या होता है, ये सब। तो थोड़ा सा कॉमर्स वाले डोमेन में, जैसे मतलब हम लोग एंटिसिपेट करना है, तो ये तो एक कि मध्य प्रदेश के बारे में जो सामान्य जानकारियां हैं वो तो आपने PT मेंस में पढ़ा होगा, वो शायद आपको ध्यान होगा। कितने संभाग हैं, कितने ज़िले हैं, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं। और कभी कभी तो वो पूछ लेते हैं कि आप सागर संभाग के हैं, उसके आयुक्त कौन है, सागर जिले के DM कौन है, SP कौन है, वो भी पूछ लेते हैं। आपके ज़िले में तहसीलें कितनी हैं,
विकास खंड कितने हैं, जी सर। वो सब तो तैयार रखिएगा ही, पर्यटन केंद्र वगैरह जो आपके इलाके में है वो सब, लेकिन कॉमर्स वाला भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जी सर। ठीक है। तो वैसे यहाँ परफॉर्मेंस आपका इधर से करंट अफेयर से जो सवाल पूछे गए उसके आपने जवाब अच्छे दिए, आपको जानकारी थी, आपने विश्वास के साथ दिया। यहाँ कुछ आजकल पॉलिटिकल सीजन चल रहा है तो हो सकता है पॉलिटिक्स से सवाल पूछें, तो जो पूछा गया बसपा सपा वगैरह वाला उसमें आप ठीक है, चूँकि चर्चा में नहीं रहते हैं तो पढ़ सके तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़रूरी नहीं लग रहा है। जी सर। लेकिन विधानसभा में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें, ये सब गलती मत करिएगा, मतलब ये ना हो कि अच्छा अभी तो ध्यान नहीं आ रहा है। जी सर। ठीक है। और विश्लेषणात्मक उसमें यह हो सकता है कि भाई विधान परिषद का न होना मध्य प्रदेश के लिए किस हद तक नुकसानदायक साबित हो सकता है। जहाँ जहाँ विधान परिषद होता है वहाँ पर क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव विधान परिषद में होते हैं, कुछ स्नातकों के प्रतिनिधि विधान परिषद में होते हैं, कुछ मनोनीत किए जाते हैं कला और संगीत और साहित्य की दुनिया से। जी सर। तो वो सदन नहीं होने की वजह से इस तरह का प्रतिनिधित्व नहीं है। ये सब आप दलील में बौद्धिक स्तर का बोल सकते हैं इसको। हाँ। बौद्धिक स्तर। तो ये सब आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने 7-8 दिन का जो वक्त है उसका इस प्रकार से उपयोग करिए। लेकिन कुल मिला के व्यक्तित्व अच्छा है, आप शालीन और सुशील व्यक्ति हैं और ड्रेस सेंस अच्छा है, बैठने की भंगिमा ठीक है, थोड़ा सा और पीछे ऐसे तन के सरक के बैठेंगे तो बेहतर रहेगा। जी सर। बातचीत करने का अंदाज ठीक है, आवाज़ आपकी पोलाइट है, विनम्रता है, आवाज़ थोड़ा सा और बुलंद कर सकते हैं आप। जी सर। बुलंद करेंगे तो सुनने में थोड़ा अच्छा लगेगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा है। बाकी सब चीज़ें ठीक है। कोई संशय हो या कोई सवाल हो तो पूछिए। सर ये बीकॉम का ही मुझे पूछना था। मैं बीकॉम पे थोड़ा सा समय दे दीजिए, 2 दिन 2.5 दिन लगा दीजिए, जी सर। क्योंकि अगर वहाँ वो फंस गया तो छवि खराब जाएगी। क्योंकि कुल मिला के आपने यही पढ़ाई की है, जी सर। और कोई पढ़ाई की होती तो तक नहीं सर इधर भूल गया हूँ उधर पढ़ रहा हूँ, मान लीजिए मैं किसी विषय में किया होता तो, लेकिन यही आपकी हाईएस्ट डिग्री है। जी सर। तो उसमें अच्छा ये सब बोलिएगा मत वहाँ के सर मैंने बीकॉम एडमिशन लेके पीछे से तैयारी शुरू कर तो दी सर थी। फिर वो बोलते हैं कि आपके 10th 12th में जैसे 92% रहे हैं, फिर बीकॉम में 54% कैसे क्यों है? तो सर इसका मुझे फिर और कोई रीज़न नहीं मिलता सर, ये क्योंकि यही जेन्युइन रीज़न है इसका। 19 और 20 का भी सर मैंने इंटरव्यू दिया है, 19 में ही मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई थी सर। अच्छा 19 में ग्रेजुएशन, तो 19 में ग्रेजुएशन खत्म होते ही आपने कैसे दे दिया? सर 19 में अच्छा ग्रेजुएशन। अपियरिंग के लिए परमिशन था? जी सर, फाइनल ईयर में आप प्रीलिम्स का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद सर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया 19 में, और 19 का चूंकि सर मेंस लेट हुआ था, 2020 में हुआ था उसका मेन, तो सर मैं उसमें एलिजिबल था सर। तो सर ठीक है। इसका और जैसे क्या रीज़न बोल सकते हैं कि आपके परसेंटेज इतने कम क्यों रह गए? कहिए कि सर बचपन से कभी पढ़ा नहीं था और थोड़ा सा नया विषय होने के चलते तालमेल बिठाने में समय लग गया। वास्तविकता तो वही है कि आपने समय नहीं दिया, चाहे उसका कारण जो भी हो, आप पीसीएस तैयारी करने लग गए लेकिन कॉमर्स विषय को पढ़ने में समय नहीं दिया। अगर आपने जितना समय 11th 12th में दिया था साइंस में, उतना समय दिया होता कॉमर्स को तो अंक अच्छे आए होते। जी सर। समय नहीं दिया, तो आप वही कहिएगा कि समय नहीं दे पाया, नया विषय था। बता दीजिएगा, वहाँ पीसीएस वाला भी बता दीजिएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा पढ़ लीजिए, एकदम से गायब नहीं रहना चाहिए। जी सर, मैं पढ़ लूँगा। प्रशासक बनेंगे, कॉमर्स की जानकारी रहेगी तो कुछ काम आएगा ना वहाँ पे। जी सर। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।